हे एवरीवन, आज हम यूपीएससी का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और जब तक ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं होता तब तक ये वीडियो एंड नहीं होगा, तो आप लोग ध्यान से देखना। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया है, इन द प्लिस्टोसीन पीरियड ईदर द यमुना वंस फ्लोड इनटू द इंडस और द सतलज फ्लोड इनटू द यमुना and one of the major tributary of either had shifted from Ganga to Indus or vice versa. Which of the following are the basis of the above assertion? So, the Nadi Sukta of Rigveda, the exploration of Satluj and the Yamuna by Robert Bruce Foote, the presence of same species of dolphins in both the Indus and the Ganga river system. देखो क्या होता है, नादी सुक्ता ऑफ ऋग्वेदा, इसमें बोला गया है कि जो प्लिस्टोसीन पीरियड है, यमुना या फिर इंडस और सतलज, यमुना या फ्लोड होती थी, मतलब इनका बोलने का मतलब ये है कि इन तीनों नदी का कुछ ना कुछ कनेक्शन है एक दूसरे के साथ। तो इमेजिन करो कि दो सेपरेट लॉक रूम्स हैं, ठीक है, यहाँ पे एक रूम है और यहाँ पे एक रूम है, ये लॉक किया गया है, राइट, और इसके कोई भी कनेक्शन नहीं है अंदर जाने का, ये लॉक्ड है। लेकिन जब इसे खोला गया तो देखा गया कि इस रूम में भी और इस रूम में भी सिमिलर टाइप के पेट्स हैं, आइडेंटिकल पेट्स। तो ऐसा मान लिया गया कि एक टाइम होगा जब ये डोर्स ओपन होंगे, लाइक इसमें भी कोई जा सकता है और इसमें भी कोई जा सकता है, लेकिन अभी के टाइम पे इसे क्लोज कर दिया गया है, इन दोनों रूम्स को। तो नादी सुक्ता ऑफ ऋग्वेदा, ये तो क्या होगा, ये तो ऋग्वेदा के बारे में है, ये कोई रिवर्स के बारे में नहीं है, राइट। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। द एक्सप्लोरेशन ऑफ सतलज एंड द यमुना बाई रॉबर्ट ब्रूस फूट, तो ये वाला जो है रॉबर्ट ब्रूस फूटे जो है वो फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी है, राइट। और वो एंशियंट स्टोन हैंड एक्सेस और ह्यूमन टूल्स को डिस्कवर करने के लिए फेमस है। तो उनका जो वर्क था वो बेसिकली ह्यूमन कल्चर्स को फॉलो करना था, ना कि टेक्टोनिक शिफ्ट और चेंज इन प्री हिस्टोरिक रिवर बेल्ट्स को फॉलो करना था। तो आपको क्या होगा, इनके बारे में डिटेल्स पता होना चाहिए कि रॉबर्ट ब्रूस फूटे क्या थे, वो क्या एक्सप्लोर करते थे। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप द प्रेजेंस ऑफ सेम स्पीसीज ऑफ डॉल्फिन्स इन बोथ द इंडस एंड द गंगा रिवर सिस्टम, तो गंगा रिवर सिस्टम में तो डॉल्फिन्स आपको पाए जाती हैं, लेकिन इंडस रिवर में सेम टाइप के स्पीसीज़ है या नहीं, ये भी आपको पढ़ना पड़ता, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो किसी ने ये सेकंड सॉल्व किया है, तो ये गलत हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज एन एम्प्टी सीट रिप्रेजेंट इन एन बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी। तो एम्प्टी सीट, अब बुद्धिस्ट के बारे में क्वेश्चन है, एम्प्टी सीट रिप्रेजेंट इन एन अर्ली बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी। अब आपको आइकोनोग्राफी का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। तो एम्प्टी सीट का मतलब क्या होता है, मेडिटेशन ऑफ द बुद्धा, क्या ये मेडिटेशन होगा, बुद्धास फर्स्ट सर्मन, बुद्धास महापरिनिर्वाणा और बुद्धास महाभिनिष्क क्रमणा। तो इसको एक थिएटिकल स्टेज की तरह मानो, एक प्ले हो रहा है एक लेजेंडरी लीडर के लिए, जहाँ पे जो लीडर है वो कभी एक्चुअली स्टेज पे इन पर्सन की तरह नहीं आता, लाइक स्टेज है, यहाँ पे जो लीडर है वो इन पर्सन स्टेज पे नहीं आता, ओके। तो एक्टर की जगह पे उसने क्या किया कि एक ब्यूटीफुली एम्प्टी चेयर रख दिया वहाँ पे, लाइक एम्प्टी चेयर, ठीक है, और वहाँ पे बहुत मतलब ब्यूटीफुली क्राफ्टेड एम्प्टी चेयर है अंडर ए सैक्रेड ट्री, राइट। और ऑडियंस उसको देखकर ऑटोमेटिकली एज्यूम कर लिए कि वहाँ पे कोई ना कोई एक पावर है, तो ये एम्प्टी सीट उसको रिप्रेजेंट करता है। और जो इंडियन आर्ट है फर्स्ट सेंचुरी एडी के अराउंड, जो आर्टिस्ट है वो प्रैक्टिस करते थे एनिकोनिज्म, मीनिंग दे बिलीव्ड इट वॉज टू सैक्रेड टू स्कल्प्ट और पेंट द फिजिकल ह्यूमन बॉडी ऑफ बुद्धास डायरेक्टली। तो आपने देखा होगा कि एक सेक्ट ऐसे थे जो मानते थे कि बुद्धास के बॉडी को रिप्रेजेंट करना, आइडल बॉडी पे नहीं मानते थे वो, राइट। तो ये है एनिकोनिज्म, जो बिलीव नहीं करते थे कोई स्कल्प्ट वगैरह रखना।
तो जैसे कि एवरीडे ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर दे मूवमेंट इन लाइफ, लाइक एम्प्टी थ्रोन, सीट अंडर अ बोधि ट्री रिप्रेजेंट एनलाइटमेंट मेडिटेशन, राइट। तो अगर हम जब भी बोध ट्री देखते हैं तो वहाँ नीचे बुद्धा बैठे भी नहीं होंगे, तब भी हमें लगेगा कि वहाँ पे कोई है, ठीक है। यहाँ पे महाभिनिष्क्रमणा जब वो छोड़ दिए थे अपने घर को, महापरिनिर्वाणा जब वो उनका डेथ हो गया था, ठीक है। फर्स्ट सर्मन जो हुआ था, फर्स्ट सर्मन, तो ये इनलाइटमेंट लिए थे, मतलब फर्स्ट सर्मन जो किए थे अंडर पीपल ट्री, ओके, बोधि ट्री। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ए, ये है मेडिटेशन ऑफ द बुद्धा। ये जो मेडिटेट कर रहे हैं बुद्धा, तो वो एम्प्टी सीट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि महाभनिष्क्रमणा मतलब एम्प्टी सीट, बट यहाँ पे मेडिटेशन ऑफ द बुद्धा है, ये काफ़ी ज़्यादा टफ क्वेश्चन था। लाइक इसमें देख सकते हो, विच आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंशिएंट मॉडर्न नेम्स ऑफ रिवर्स आर करेक्टली मैच्ड। ये तो काफ़ी ज़्यादा इजी है, इट मीन्स इसके लिए आपको +2 क्वेश्चन मिल सकता था। ये आप तुक्का नहीं मारोगे, ये आपको आना चाहिए। तो मॉडर्न नेम्स कौन कौन से हैं, वितास्ता, विजय, झेलम। तो विजय नाम से याद रखोगे तो विजय झेलम, वितास्ता झेलम, अस्किनी चेनाब, पड़ोसिनी रावी, पड़ोसिनी पियार रावी, यावावती व्यास गलत, विपासा बासु से याद रखना, विपासा बासु। तो विपासा का मतलब होता है व्यास, होता है विपासा, व्यास रिवर विपासा। तो इससे आपको याद रखना है। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर, पड़ोसिनी रावी, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है 4, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द अमरावती स्तूपा एंड इट्स रिलीफ स्कल्पचर्स आर करेक्ट। It was located in the lower Krishna Valley. In India, it was next only to Sachi Stupa in size. अमरावती स्तूपा के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, रियल लाइफ एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे कि एक मॉडर्न सिटी, जैसे मुंबई के बारे में सोचो या न्यूयॉर्क, ठीक है। ये ट्रेड का मैसिव हब बन गया है, ट्रेड, आर्ट एंड फाइनेंस का, क्योंकि ये माउथ ऑफ मोर मेजर एसेसिबल रिवर के पास है, नेटवर्क जो कि ओशन की तरफ निकलता है, राइट, ठीक है। जो भी ओशन के पास जो भी कंट्री या फिर स्टेट होते हैं, वो ज़्यादा ट्रेड के मामले में वगैरह ये ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। तो जो अमरावती है, मॉडर्न आंध्र प्रदेश, जिसे अमरावती को मॉडर्न आंध्र प्रदेश बोला जाता है। अभी अमरावती के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही थी क्योंकि उसका नाम चेंज हुआ था, वो कैपिटल बना था। तो मॉडर्न आंध्र प्रदेश वाज पोजीशन राइट अलॉन्ग द लोअर कृष्णा वैली। कहाँ पे लोकेटेड है, लोअर कृष्णा वैली के पास है। अ थ्राइविंग मैरीटाइम ट्रेड रूट दैट अलाउड वेल्थ बुद्धिस्ट आर्ट टू फ्लरिश अंडर एंशिएंट एम्पायर लाइक सतवाहनास। इसमें आंध्र प्रदेश की काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री वगैरह है, तो उसमें है। लोअर कृष्णा वैली ये हुआ था क्या, हाँ, लोअर कृष्णा वैली के पास है। इन इंडिया इट वाज नेक्स्ट टू द सांची स्तूपा इन साइज। तो साइज़ के बारे में बात करें तो देखो, अगर साइज़ के बारे में बात हो रही है तो इसका मतलब है कि गलत भी हो सकता है। तो जो बुर्ज खलीफा है दुबई में, ठीक है, इमेजिन करो एक फ्रेंड को आप बोल रहे हो बुर्ज खलीफा जो है दुबई का वो बहुत छोटा है। इट इज़ नेक्स्ट ओनली टू अ स्टैंडर्ड 3 स्टोरी सब बर्बन ऑफिस बिल्डिंग इन साइज। You should immediately be corrected because the Burj Khalifa is vastly larger, ठीक है। So बुर्ज खलीफा बहुत बड़ा है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि इन दिस इंडिया इट वाज नेक्स्ट ओनली टू सांची स्तूपा इन साइज। सांची स्तूपा से सेकंड नंबर पे आता है, ये बोला चाह रहा है। तो क्योंकि सांची स्तूपा बहुत फेमस है और परफेक्टली प्रिजर्व्ड स्तूपा है, फीचर्स इन ऑल हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स। बिकॉज इट इज़ फेमस, स्टूडेंट्स नेचुरली अज्यूम करते हैं कि बहुत बड़ा होगा, लेकिन फिजिकल रियलिटी ये है कि जो स्तूपा सांची स्तूपा है हैज़ अ डायमीटर अबाउट 36.6 मीटर्स, ठीक है। और ग्रैंड अमरावती स्तूपा जो है वो मैसिव है, स्ट्रेचिंग टू 50 मीटर्स, ठीक है।
अमरावती को स्टैचू 50 मीटर्स है, मच टॉलर एट इज पीक। अमरावती वॉज स्मॉलर दैन सांची, इट वॉज सिग्निफिकेंटली लार्जर। तो अमरावती छोटा नहीं है साइज में, अमरावती का साइज़ बड़ा है सांची स्तूपा से, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, अमरावती स्कूल ऑफ स्कल्पचर मेड अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन लेटर साउथ इंडियन स्कल्पचर एंड इज प्रोडक्ट्स वेयर कैरिड टू श्रीलंका एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो जैसे कि आप ग्लोबल पॉप कल्चर की बात करें हब टुडे, लाइक जैसे कि बॉलीवुड मूवीज़ और के पॉप म्यूज़िक ओरिजिनेट हुआ था एक स्पॉट से, लेकिन वो अलग अलग जगह ओशियंस के थ्रू, ग्लोबल मीडिया के थ्रू ट्रैवल हुआ। वो फैशन, म्यूज़िक एंड डांस को कम्प्लीटली अलग अलग कंट्रीज़ में अपने छाप को छोड़ा। और एंशिएंट वर्ल्ड में जो ट्रेड शिप्स होते हैं जो कि ईस्टर्न कोस्ट की तरफ जाते हैं, वो फ्लूड, डायनेमिक, एलिगेंट वाइट लाइमस्टोन आर्ट स्टाइल को भी लेकर जाते हैं। जो अमरावती स्कूल जो है वो सी के पास है, तो वो ये सारे वहाँ से भी फॉलो होते हैं कल्चर। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, और इतने बड़ा स्टेटमेंट है तो इसका मतलब है कि ये सही होगा। और 3 तीन जगह पे है, तो ऑब्वियसली ये हो सकता है सही। फर्स्ट ऑप्शन लोकेटेड लोअर कृष्णा वैली, फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं, लेकिन एलिमिनेट कर सकते हो। तो यहाँ पे 1 and 3 विल बी द करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है, बोला गया है विच आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ किंग्स एंड हिज डायनेस्टी इन अर्ली हिस्टोरिकल तमिलाकलम आर नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा तमिलाकलम का हिस्टोरिकल किंग्स और वो है जो कि मैच नहीं है करेक्टली। तो क्या है कि नेदू जेलियान, उदियान जेराल, सेनगुटुवन, ये तो पढ़ने में भी नहीं समझ में आ रहा है बट फिर भी देख लेते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से देखें तो 3 ओनली, 1 and 3 only, 2 only and 1 and 2 only, राइट। जैसे कि एक ऑफिशियल कॉर्पोरेट डायरेक्टरी के बारे जैसा सोचो, या फिर एक प्रोफेशनल स्पोर्ट रोस्टर की तरह, जहाँ पे एक हाईली फेमस प्लेयर इज एक्सीडेंटली लिस्टेड अंडर अ डायरेक्ट राइवल्स टीम नेम, ठीक है। अगर स्पोर्ट्स ग्राफिक को देखोगे तो जैसे कि विराट कोहली मुंबई इंडियंस के, यू इंस्टेंटली नो इट इज़ कम्प्लीटली मिसमैच्ड। तो जैसे कि आप विराट कोहली को अगर मुंबई इंडियंस में देखोगे टीम में, तो आप देखोगे कि ये तो कम्प्लीटली मिसमैच्ड है, राइट। तो उसी की तरह आप देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो जो सेकंड वाले हैं किंग उदयन जरल, ऑल्सो नोन एज उदयन जरल नत्थन, वॉज एक्चुअली द वेरी फर्स्ट सेलिब्रेटेड हिस्टोरिकल रूलर ऑफ चेरा डायनेस्टी। तो ये उदयन जरल है वो चेरा डायनेस्टी के हैं। अब देखो, चेरा, चोलाज एंड पांड्यास, इनके बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। इनके सारे चेरा, चोलाज एंड पांड्यास, मतलब इनके बारे में ही नहीं, पूरा डीपली आपको जाके पढ़ना पड़ेगा। बस थोड़ा बहुत पढ़ के नहीं होगा, क्योंकि राजा वन ये सब तो पढ़ते ही हैं लोग, लेकिन उदयन जलाल ये सब तो नहीं पढ़ते हैं, तो इनके बारे में पढ़ना होगा। तो यहाँ पे भी मैं बोल सकती हूँ कि ये भी हार्ड क्वेश्चन था, ये नहीं कर पाते बहुत लोग। दिस क्वेश्चन इज़ ऑल्सो हार्ड। तो इस 5 क्वेश्चन में से बस मुझे एक क्वेश्चन लगा है कि आप कर सकते थे, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि कितने क्वेश्चन एक्चुअली में हम कर पा रहे हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन में से बस एक क्वेश्चन अभी मुझे मिला है जो मैं तुक्का से नहीं कर पाई, खुद से आता था। अब 6th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following factors contributed to the formation of the forward block by सुभाष चंद्र बोस in 1939? अब किसी ने सुभाष चंद्र बोस एंड फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आसानी से कर लेगा। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। बोस फेल टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ महात्मा गांधी। देखो, जो फॉरवर्ड ब्लॉक में जो सुभाष चंद्र बोस थे वो क्या थे, वो नॉन वायलेंस को फॉलो करते थे, तो कॉन्फिडेंस तो नहीं मिल पाएगा, ठीक है, इनसे। तो ये जो ऑप्शन है लास्ट वाला, क्या था कि कॉन्फिडेंस उनको नहीं मिल पाया। तो 2 and 4, कांग्रेस लेफ्ट वाज डिसयूनाइटेड एंड फेल टू सपोर्ट बोस। लेफ्ट वाज डिसयूनाइट हो गया था और सपोर्ट नहीं कर पाए थे बोस को, ठीक है। थर्ड, कम्युनिस्ट डिड नॉट सपोर्ट बोस इन हिज एंडिएवर्स। कम्युनिस्ट ने बोस को सपोर्ट नहीं किया, राइट। तो इसमें क्या है कि ये ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि ये ऑप्शन
क्या है कि इमेजिन करो कि आप हाईली एम्बिशियस और रेडिकल कॉर्पोरेट मैनेजर हो जो कि एक ओल्ड फॉर्म में काम करते हैं। आप इंटरनल डेमोक्रेटिक इलेक्शन जीत गए हो और टीम लीडर बन गए हो क्योंकि ग्राउंड लेवल एम्प्लॉयज़ आपके एग्रेसिवनेस को बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। लेकिन लेजेंडरी महात्मा गांधी जो है वो आपके मेथड से डिसएग्री करते हैं और लैक कॉन्फिडेंस। महात्मा गांधी ने बोस के कॉन्फिडेंस नहीं जीत पाए, बोस महात्मा गांधी का कॉन्फिडेंस। इसका मतलब 1 जो होगा वो तो सही है। सेकेंड, आप पुशबैक्स आपको मिला बहुत सारा और यू टर्न टू योर फेलो प्रोग्रेसिव रेडिकल को वर्कर्स, ठीक है, और लेफ्ट द कम्युनिस्ट एंड वेरियस सोशलिस्ट ग्रुप्स एक्सपेक्टिंग देम टू फॉर्म यूनिफाइड फॉर्म बैक टू योर न्यू स्ट्रैटेजी। तो इस टाइप से आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1, 2 and 4. Now 7th question. Consider the following statement regarding the British policy in Awadh immediately after its annexation in 1856. तो कंसिडर करो स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्रिटिश पॉलिसी इन अवध। अवध में जो ब्रिटिश की पॉलिसी थी एनेक्सेशन की, उसके बारे में। जो तालुकदार थे विथ वेयर डिस्पोज्ड ऑफ देयर स्टेट्स बट नॉट अलाउड टू रिटेन देयर आर्म्स एंड फोर्स। तो इसमें क्या था कि इमेजिन करो कि एक अमेज़ॉन या जोमेटो कंपनी है, ठीक है, एक नए रीजनल मार्केट में आ रहा है। तो वो एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ इंडिपेंडेंट लोकल होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर एंड रीजनल सपोर्टर को ढूंढेंगे जो कि लोकल ट्रेड बहुत जनरेशन से कर रहे हैं। जो न्यू जैसे कोई अमेज़ॉन है उन्होंने लोकल लोगों को पकड़ा, ठीक है, और जो न्यू कॉर्पोरेट एग्रीगेटर है उन्होंने एज्यूम किया कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो ग्रेडी है, अननेसेसरी मिडलमैन, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, प्रॉफिट को और ज़्यादा फ्लोक करने के लिए तो उन्होंने क्या किया कि उनको हटा दिया बीच वाले मिडलमैन को और डायरेक्टली क्या करने लगे, डायरेक्टली इंडिविजुअल क्रिएटर से लाइक रेवेन्यू कलेक्ट करने लगे इंडिविजुअल क्रिएटर से। और जैसे कि क्लाउड किचन, जो कि आज के टाइम पे जो क्लाउड किचन है वो आज के टाइम पे पीजेंट्स है, तो डायरेक्टली क्लाउड किचन से वो करने लग गए, ठीक है। तो मिडलमैन को उन्होंने हटा दिया और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बनाने लग गए। इसमें बोला गया है फर्स्ट क्वेश्चन में कि बाय पासिंग मिडलमैन तालुकदार्स वर डिस्पोज्ड ऑफ देयर स्टेट्स बट अलाउड टू रिटेन आर्म्स एंड फोर्स। गलत, आर्म्स एंड फोर्स रखने का कोई भी उनको अलाउड नहीं था, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। समरी रेवेन्यू सेटलमेंट वाज मेड इन 1856 इन दैट द तालुकदार्स वर आउटसाइडर्स, ये ट्रू है। एंड द ब्रिटिश बिलीव्ड इन टेकिंग रेवेन्यू डायरेक्टली फ्रॉम द पीजेंट्स बाय रिमूविंग द तालुकदार्स। तालुकदार्स मतलब मिडलमैन, तो मिडलमैन को हटा के वो डायरेक्टली पीजेंट से टैक्स वगैरह लेने लग गए। तो इसमें से 2 and 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पागलपंती कर रहा है 24 चला के, पता नहीं क्यों। पसीना आ रहा है, इसी ही मत चलाओ, इससे अच्छा। Consider the following assertion. The genesis of political alliances based on community lay in a very nature of the Montag Chelmsford Reforms 1990. तो genesis of political alliances, I don't know इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन पूछने की क्या ज़रूरत है, बट which of the following statement support the above assertion? इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो ऊपर वाले assertion को सपोर्ट करता है, ठीक है। Now reforms attained and extended the principle of separate electorate. तो रिफॉर्म्स आए और वो प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स को एक्सटेंड किया। तो क्या है, सेकेंड है सेपरेट इलेक्टोरेट्स वे सपोज टू काउंटर इंडियन नेशनलिज्म विच वाज ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर।
Deprived classes rallied around the favors inherent in separate electorates. स्ट्रैटेजी देखते हैं हम. स्टेटमेंट कौन सा है, देखो डेली लाइफ एग्जांपल से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. इमेजिन करो कि एक स्कूल प्रिंसिपल है जो, हाँ सपोज करो कुछ स्टूडेंट जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि कैंपस लाइफ जो है बहुत स्ट्रिक्ट है, मतलब अंदर आना है इतने टाइम बाहर आना है, बहुत स्ट्रिक्ट था. इसलिए वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्कूल प्रिंसिपल के बिहाफ पे. ठीक है, स्टूडेंट बॉडी जो है वो ऑर्गेनाइज्ड है, सिंगल माइंडेड है और स्ट्रांग है. ठीक है, इसको तोड़ने के लिए एक सिंगल कलेक्टिव मूवमेंट को तोड़ने के लिए जो प्रिंसिपल है वो इंट्रोड्यूस करते हैं एक न्यू स्टूडेंट काउंसिल वोटिंग सिस्टम. ठीक है, स्पेशल क्लिक सीट्स. तो क्या हुआ, ये स्टूडेंट के ऑर्गेनाइजेशन को ब्रेक करने के लिए जो प्रिंसिपल है उन्होंने एक स्पेशल वोटिंग सिस्टम किया जिसको हम बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट्स. उन्होंने डिक्लेयर किया कि अब से जो एथलीट्स हैं, कॉलेज में बहुत सारे ग्रुप होते हैं, तो एथलीट्स जो है वो सिर्फ एथलीट्स को वोट करेंगे, थिएटर किड्स सिर्फ थिएटर किड्स को करेंगे, गेमर्स सिर्फ गेमर्स को करेंगे. और जो प्रिंसिपल्स हिडन एजेंडा है वो उनको हेल्प करना नहीं था, ये फोर्स करना था इंटायरली ऑन देयर नैरो क्लीक आइडेंटिटीज़ रादर दैन यूनाइटिंग एज ए होल अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन. तो ये सब यूनाइट होकर काम कर रहे थे, लेकिन उनको ये चाहिए कि ये यूनाइट नहीं हो, ये अलग अलग बट जाए. और अलग अलग बढ़ जाएंगे तो कोई एक ग्रुप नहीं आ पाएगा बोलने के लिए कुछ भी. तो सेम चीज़ क्या हुआ, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने भी किया था और ये सब करते हैं क्योंकि सबको पता है कि ब्रेक करना बहुत आसान है सबको. इसलिए एक्सटेंडेड सेपरेट इलेक्टोरेट आया गया था तो फ्रैक्चर ग्रोइंग नेशनल सॉलिडारिटी. इसमें क्या बोला है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स वर सपोज टू काउंटर इंडियन नेशनलिज्म विच वाज ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर. तो सपोज टू काउंटर इंडियन नेशनलिज्म जो कि बहुत स्ट्रॉन्गर हो रहा था, इसलिए लाया गया था. तो सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट होगा. तो ऑप्शन 1 तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया. राइट, अब देखो डिप्राइव्ड क्लासेस रैलीड अराउंड द फेवर्स इनहेरेंट इन सेपरेट इलेक्टोरेट्स. अब क्या हुआ, फर्स्ट तो हमने देख लिया. ठीक है, फर्स्ट और सेकंड रिफॉर्म्स रिटेन्ड एंड एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स. ठीक है, रिफॉर्म्स रिटेन्ड एंड एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स. फर्स्ट ऑप्शन क्या है, रिफॉर्म्स रिटेन्ड और एक्सटेंड किया प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स, ये सही है. डिप्राइव्ड क्लासेस रैलीड अराउंड द फेवर्स इनहेरेंट इन सेपरेट इलेक्टोरेट्स. देखते हैं नाउ. अब इसको ये करो, स्मॉलर ग्रुप बन चुका है जैसे कि एक चेस क्लब है. ठीक है, अब बट के स्मॉलर ग्रुप बन गया जो कि कम्प्लीटली इग्नोर्ड होता है, मार्जिनलाइज होता है और आउट वोटेड होता है बाय लाउडर पॉपुलर किड्स इन पास्ट. ठीक है, चेस वाले लोग को कोई वोट वगैरह नहीं देता या फिर वो लोग लेफ्ट आउट फील करते हैं. वो रियलाइज़ किए इस न्यू रूल के वजह से कि ये जब न्यू रूल आया था तो उनको ऐसा लगा कि जैसे नॉर्मल अगर कोई ग्रुप होता था ना, मेन ग्रुप, उसमें चेस वाले लोग को जगह नहीं मिलती थी सही से. तो उन्होंने ये सोचा कि एक जो नया रूल आया है कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स करके आया है, तो इससे गारंटीड परमानेंट प्रोटेक्टेड सीट उनको मिल जाएगा काउंसिल में. ठीक है, बजट पर्क्स भी मिलेगा उनके लिए. और उनको पता था कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ट्रिकी मोटिव्स कर रहे हैं उनके साथ. वो नेचुरली रैली करते हैं इस सेटअप के अराउंड, बिकॉज ये पहली बार था जब उनको गारंटीड रिप्रेजेंटेशन मिलने वाला था और डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज मिलने वाला था. ठीक है, तो इसलिए जो इनहेरेंट फेवर्स के थ्रू डिप्राइव्ड क्लासेस मूव रैलीड कर रहे थे. राइट, तो ये जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा. अगर इसको अच्छे से कोई समझेगा तो इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है. इसलिए अभी तक का ये सेकंड क्वेश्चन है जो उसको सॉल्व किया जा सकता था विदाउट एनी तुक्का.
ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर द फेमस क्लासिकल सिंगर फ्रॉम कर्नाटका रिप्रेजेंटेड द। तो मल्लिका अर्जुन मंसूर ये जो फेमस क्लासिकल सिंगर है ये कहाँ के हैं। अब देखो इनके बारे में तो पढ़ना ही होगा, अगर किसी ने आर्ट वाला क्लास पढ़ा है तो इनके बारे में तो कहीं ना कहीं लिखा ही होता है। तो ये जो है सपोज़ करो म्यूज़िकल घराने के बारे में सोचो, जैसे अलग अलग कुकिंग स्टाइल होते हैं अलग अलग स्कूल में, ठीक है, अलग अलग टाइप के कुकिंग होते हैं, वैसे ही अलग अलग सिंगर भी होते हैं, ठीक है। सपोज़ करो कि एक वर्ल्ड क्लास शेफ़ है, पेस्ट्री शेफ़ है जो कि चेन्नई में बॉर्न हुआ था, ठीक है, लेकिन उसने अपना जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग है वो कहीं और से लिया था, ठीक है, पेरिस से लिया था, ठीक है। अब वो मास्टर बेकर बन गया है पेरिस में, ठीक है, और उसको फ्रेंच पेस्ट्री बहुत अच्छे से आता है बनाना, लेकिन वो कहाँ का है, वो चेन्नई में पैदा हुआ है। जब वो अपना बेकरी शॉप खोलता है, ठीक है, और culinary शो वगैरह दिखाता है, जो बेकिंग स्टाइल है वो रिप्रेजेंट करता है फ्रेंच culinary ट्रेडिशन का, रिगार्डलेस दैट कि वो चेन्नई का रहने वाला था। सेम एग्जैक्टली पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर के साथ हुआ है। वो कर्नाटका में बॉर्न हुए थे और उनका डीप जियोग्राफिकल हर्ट जो है वो कर्नाटिक टेरिटरी में था। उसमें उनको मास्टरी मिला, यूनिक वोकल ज्योमेट्री उन्होंने सीखा, कम्प्लेक्स सिंगिंग स्टाइल बिलोंग इंटायरली टू द नॉर्थ इंडियन जयपुर अतरौली घराना ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक। तो वो का क्या था, कार्नेटिक म्यूज़िक के थे, ठीक है, क्योंकि वो बॉर्न हुए थे वहाँ पे, लेकिन उन्होंने कहा हुआ जयपुर अतरौली घराना में उन्होंने सब कुछ सीखा, इसलिए अपने नंबर ऑफ़ ईयर्स उन्होंने यहाँ पे दिया। इसलिए क्या हुआ कि रिप्रेजेंट किया जयपुर अतरौली घराना को इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज ओरिजिन, राइट। सो गाइस, मुझे 10 क्वेश्चन किया है मैंने यूपीएससी क्वेश्चन का, और अभी से मुझे प्यास लगने लग गया है। अब आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, बट मैं आज 100 क्वेश्चंस करके रहूँगी, ओके। तो अभी 30 मिनट्स तो हो चुके हैं, 2 आवर्स में कंप्लीट करना होता है इस पेपर को। लेट्स सी कब तक हो पाएगा। नाउ इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट डज द क्षेत्रपत्नी मिस्ट्रेस ऑफ द फील्ड ओरिजिनेट। क्षेत्रपत्नी ये क्या है, देखो ऋग्वेदा के टाइम का सोचो, ठीक है। जब जो है इमेजिन करो कि आप एक रिसर्चर हो, ठीक है, तो आपको क्षेत्रपत्नी के बारे में तो पता होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं लॉर्ड ऑफ द फील्ड, क्षेत्रपत्नी, मिस्ट्रेस ऑफ द फील्ड। इससे क्या पता चलता है कि पुराने ज़माने के जो लोग थे वो अपने एग्रीकल्चर फील्ड को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे और वो पत्नी या पति बोलते थे, मिस्ट्रेस ऑफ द फील्ड। क्षेत्रपति मतलब लॉर्ड ऑफ द फील्ड, क्षेत्रपत्नी इज मिस्ट्रेस ऑफ द फील्ड। तो ये किस में बोला गया, अथर्ववेद नहीं, ऋग्वेद नहीं, अर्थशास्त्र नहीं, अष्टाध्यायी नहीं, इसमें भी नहीं, ये बोला गया ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में इसका
जिक्र किया गया है, आई डोंट नो, बट ये है जो भी है। बहुत हार्ड क्वेश्चन था तो इसको मैं नहीं रख रही अपने। अभी तक में मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चंस किया है जो मुझे आता था। अभी 10 क्वेश्चंस पार हो चुके हैं। तो अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आगे क्या होगा। लेट्स सी आगे क्या होता है। मुझे तो फॉलोइंग कार्नेटिक म्यूजिक रागाज इज सिमिलर टू रागा भिलावाल इन हिंदुस्तानी म्यूज़िक। अब देखो फिर से एक म्यूज़िक का क्वेश्चन आ चुका है जो कि मुझे बहुत बेकार लगता है म्यूज़िक का क्वेश्चन। सो लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी अगर मैं एग्ज़ाम दे रही होती तो मुझे नहीं आता था। नट भैरवी, कमावधिनी, हनुमतोदी, धीरा, संकड़, भड़मन, जो भी है, संकड़, भड़ानम। अब देखो इसमें क्या है कि आप अलग अलग स्टाइल होता है म्यूज़िक का, हिंदुस्तानी, कार्नेटिक। अगर आप नॉर्थ में रह रहे हो तो हिंदुस्तानी, साउथ इंडिया में है तो कार्नेटिक, ये अलग अलग स्टाइल होता है, राइट। तो राइट, जैसे कि एक ही चीज़ को हर जगह अलग अलग चीज़ बोल सकते हैं हम। जैसे सपोज़ करो यहाँ कोई आइसक्रीम बोलते हैं, कहीं पे डिज़र्ट बोलते हैं, कहीं पे कुछ बोलते हैं, एक ही चीज़ का नाम है ना अलग अलग। तो बोला गया है विच आर द फॉलोइंग कार्नेटिक म्यूजिक रागाज जो है वो सिमिलर है रागा भिलावाल इन हिंदुस्तानी म्यूज़िक। तो इनमें से कौन सा सिमिलर है? ये है धीरा, संकरा, भरणम। अगर एग्ज़ाम में नेक्स्ट बार के लिए याद रखो, अगर कोई तुक्का मारने वाला क्वेश्चन है ना तो उसको ठीक से देखो। नट भैरवी, आई थिंक कोई डांस लग रहा है। कमर वर्धिनी, ये भी डांस लग रहा है। हनुमतोदी, ये भी कोई तोदी 3 तोदी करके है। अब धीरा, संकट, भड़नमम, ये देखो बड़ा सा कुछ नाम लग रहा है, तो हो सकता है कि यही होगा। तो आप अगर तुक्का मारते तो इसको तुक्का मारते तो ज़्यादा सही रहता, क्योंकि यही आंसर है। आपने इन तीनों में से किसी को मारना होगा तो आपका गलत हो गया आंसर, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज artificially fixed rupee sterling exchange rate prescribed by the Hilton-Young's Commission 1926 was adopted by the British government for which of the following reasons। अब हिल्टन यंग्स कमीशन 1926 क्या था, इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर हम देखें तो हिल्टन यंग्स कमीशन जो था वो क्या था, क्या करता क्या था ये। फर्स्ट इज एडिंग द फ्लो ऑफ रेमिटेंसेस फ्रॉम इंडिया एंड मेंटेनिंग इंडियाज क्रेडिट वर्दीनेस, ठीक है। प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू इंडियन इम्पोर्टर्स, क्या ये इंडियन इम्पोर्टर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता था। इनकरेजिंग एक्सपोर्ट्स ऑफ कॉटन प्रोड्यूस फ्रॉम इंडिया। प्रिवेंटिंग डिप्रिसिएशन ऑफ द रुपी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, गलत। क्या करता है? एडिंग द फ्लो ऑफ रेमिटेंसेस फ्रॉम इंडिया एंड मेंटेनिंग इंडियाज क्रेडिट वर्दीनेस। देखो लंबा चौड़ा अगर आंसर आपको दिखे ना, क्योंकि बहुत मेहनत किया गया है। बाकी सारे ऑप्शंस को तो ऐसे ही उठा के डाल दिया है, ये कितना बड़ा सा आंसर है। अगर कोई ऑप्शंस बना रहा है तो इतना बड़ा ऑप्शन क्यों बनाएगा, है ना। तो आपका आंसर ये होना चाहिए, राइट। तो बस तुक्का मारना है और कुछ नहीं। आपको तुक्का मारना मैं सिखा रही हूँ इस साल, आप अच्छे से सीख लो कैसे आपको तुक्का मारना होता है। अगले साल आप इसी फॉलो करना है इसको, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पाली टेक्स्ट कंटेन द फर्स्ट definite references to coins, example kahapana, nikka, kamsa and kakanika, right। Pali text contains the first definite references to coins. The literary evidence from Pali text is corroborated by archaeological evidence of punch marked coins from many sites, most of them made of silver। अब देखो क्या है कि क्या रिप्रेजेंट करता है, इमर्जेंस ऑफ अर्बन लाइफ, ट्रांजिशन टू मनी इकोनॉमी, इतना सब कुछ दिया गया है। और ऑप्शन में क्या है, इमर्जेंस ऑफ अर्बन लाइफ को दिखा रहा है, ठीक है। इमेजिन करो कि जो पहले के आर्कियोलॉजिकल टेम्पल्स होते थे वो अभी के जो रूफिंग डिज़ाइंस है उससे एग्जैक्टली लाइक सेम है, ठीक है। अगर आप कोई स्नोई माउंटेन की तरफ जाओगे तो हाउसेस जो है वो स्टीप ऐसे होते हैं। अगर आप कोई ऑफ शोर के साइड जाओगे तो नॉर्मल से होते हैं हाउसेस, ठीक है। कंक्रीट के होते हैं और ओपन बालकनीज होती है और सी ब्रीज होता है। बोथ फंक्शनल स्ट्रक्चर्स है। लुकिंग एट द रूफ इंस्टेंटली टेल्स यू विच जियोग्राफिकल रीजन एंड स्टाइल द बिल्डिंग बिलोंग्स टू।
आप सिर्फ रूफ को देख लेते हो ना, तो आपको पता चल जाता है कि अच्छा यहाँ पे स्नो होता होगा, अच्छा यहाँ पे ऐसा होगा, अच्छा वहाँ पे ऐसा होगा, आपको पता चल जाता है। तो जो एंशियंट आर्किटेक्चर था, द रूफ ऑन मेन टावर शिखर टेल्स मेनी सिमिलर स्टोरीज। तो क्या था यहाँ पे, आई थिंक आई एम इन द रॉन्ग क्वेश्चन, ये शायद क्वेश्चन ही गलत है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स हैज़ नगाड़ा स्टाइल शिखर। तो नगाड़ा स्टाइल किसका है, राइट। तो अलग अलग मैंने बताया कि हर एक टेम्पल अलग टाइप के होते हैं। तो दशावतार टेम्पल देवगढ़, विरूपाक्षी टेम्पल पतादकल, हुची मादीगुदी टेम्पल एहोल, राइट। नगाड़ा नॉर्थ इंडियन का होता है और द्राविड स्टाइल जो पिरामिडल शेप का होता है वो साउथ का होता है। तो पत्तादकल जो है वो तमिल का है, विरूपाक्षी टेम्पल। एंड मेलेगिटी बदामी भी उस साइड ही पड़ता है। तो आपका ये फर्स्ट और फोर्थ तो करेक्ट नहीं होगा, तो आपका हो जाएगा 2 and 3 विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसको मैं बोल सकती हूँ कि आप कर सकते थे, आप थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे। तो 15th नंबर क्वेश्चन बोलता है, अमंग द 4 मेन फॉर्म्स ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ रिकॉग्नाइज इन जैनिज्म विच आर द फॉलोइंग नॉट इंक्लूडेड। तो जो 4 टाइप्स के जैनिज्म में बोलते हैं ना, देव, गॉड्स, यक्ष, डेमी गॉड्स, डेमोगॉर्गन्स नहीं, डेमी गॉड्स, मनुष्य, ह्यूमंस एंड तिरयानशा, एनिमल्स एंड प्लांट्स। तिरयानशा, एनिमल्स एंड प्लांट्स, इनमें से कौन से इंक्लूडेड नहीं है बोल रहा है। तो यक्ष, डेमी गॉड्स। तो यक्ष, थिंक ऑफ दिस क्लासिफिकेशन एग्जैक्टली लाइक अ मास्टर डेटाबेस सिस्टम, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के जैसे सोचो। जैसे सारे एक्टिव प्रोफाइल्स है, ठीक है, अपने प्राइमरी कैटेगरीज के। इमेजिन करो एक ग्लोबल गेमिंग सर्वर्स का जो ऑर्गेनाइज करता है हर एक कैरेक्टर को इनटू अ सिंगल इंटायर डिजिटल वर्ल्ड इनटू 4 मेन रियाम्स। प्रीमियम सुपर यूजर्स जो देव बोलते हैं, स्टैंडर्ड ह्यूमंस प्लेयर्स मनुष्य, ऑटोमेटेड बैकग्राउंड बॉट्स, इन्वायरमेंटल प्रोग्राम्स तिरयांशा, और जो पेनाल्टी अंडरवर्ल्ड टायर होते हैं या फिर नराकी और हेलिश बिंग्स। ये जो हर एक एंटिटी है वो एक कोड याम्स में होना चाहिए। जो यक्ष है, डेमी गॉड्स या फिर नेचुरल स्पिरिट, कल्चरल फॉक स्टोरीज में तो दिया गया है लेकिन इसका डिस्टिंक्ट डेटाबेस टायर नहीं है। ये सिंपली एक स्पेसिफिक स्पीसीज या फिर सब ग्रुप है जो कि मतलब एक रियान जैसे कि हेवनली नेचर का है, राइट। ये कोई डेटाबेस में नहीं है ये चीज़। जो जैन फिलॉसफी है वो साइकिल्स ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन करता है। 4 मेन स्टेजेस ऑफ एग्जिस्टेंस है जिसको हम बोलते हैं गतिज। फर्स्ट होता है देव गति, जो जिसको बोलते हैं देव गति, लाइक सेलेस्टियल बींग्स, गॉड्स, हेवनली एंटाइटीज, राइट। फिर होता है मनुष्य गति जो कि होते हैं ह्यूमन बींग्स। थर्ड होता है तिरयांश गति जो कि होते हैं जितने भी नॉन ह्यूमन अर्थली लाइफ इंक्लूडिंग जैसे एनिमल्स, इंसेक्ट्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब आते हैं तिरयांश गति में, तिरयांश गति में। और एक नराकी गति, नराकी गति होता है हेलिश बीइंग सफरिंग फ्रॉम पास्ट कार्मिक डेप्थ। एक हेलिश जो ह्यूमन बींग्स है वो पास्ट कार्मिक डेप्थ से जूझ रहा है, उसको बोलते हैं नरकी गति। तिरयंचा कौन सा हो गया, जो कि नॉन ह्यूमन वाले हैं तिरयंचा। देवगति, मनुष्य गति, तिरयंश गति और नरकी गति, राइट। तो तिरयंश एनिमल्स एंड प्लांट्स, इनमें से कौन सा इंक्लूडेड नहीं है, यक्ष गति, जो कि है डेमी गॉड्स। डेमी गॉड्स ऐसा कुछ नहीं होता, बस इसमें ये तीन है। हली सालस्या पेंटिंग इन द बाग केव रिप्रेजेंट। हली सलस्या को पढ़ के ऐसा लग रहा है बाग केव्स में, लाइक ये बहुत ही इंजॉयफुल डांस होगा। तो जॉयफुल फॉक डांस, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। 16 क्वेश्चन हो गया, 17 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द यूज ऑफ प्लेस वैल्यू सिस्टम इन इंडिया। प्लेस वैल्यू सिस्टम के बारे में बताना है। द अर्लीस्ट एपिग्राफिक यूज ऑफ द प्लेस वैल्यू सिस्टम इन इंडिया इज फाउंड इन मनकानी प्लेट्स फ्रॉम गुजरात। देखो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, इसका मतलब ये होगा क्योंकि एडी वेडी बता रहा है, ठीक है, मनकानी प्लेट्स वगैरह बता रहा है। इन द 9th century प्लेस वैल्यूज बिकम जनरल इन इंस्क्रिप्शंस ऑल ओवर इंडिया। देखो ये ऑल ओवर इंडिया बोल दिया ना, इसका मतलब कुछ डाउट है, ये हो भी सकता नहीं भी हो सकता। द प्लेस वैल्यूज हैव बीन फाउंड इन संस्कृत इंस्क्रिप्शंस इन साउथ ईस्ट एशिया एज अर्ली एज 7th century। थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है,
बट इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्या होगा कि इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा 1 2 3 एंड ऑल, ये तीनों होगा। कौन सा वीडियो क्या है कि इमेजिन करो एक ब्रिलियंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, राइट, एक ब्रांड न्यू हाइपर एफिशिएंट कोडिंग लैंग्वेज डिस्कवर करता है 2020 में और उसको पब्लिश करता है टेक्स्ट बुक में। जो लोकल गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, ठीक है, और स्मॉल बिजनेस, वो इमिडिएटली चेंज नहीं करते ओवरनाइट जैसे वो वर्क कर रहे थे, जस्ट बिकॉज एक बुक आ गया था और उसमें कोडिंग लैंग्वेज है। इनको उन्होंने क्या किया, इसको वो अपना ओल्ड जो उनके पास बेकार सा सॉफ्टवेयर है ना, उसको ही यूज़ कर रहे थे, ठीक है। उनको बहुत टाइम लग गया न्यू कोड को देखने में, एक्चुअली ऑफिशियल गवर्नमेंट काम करने में उनको बहुत टाइम लग गया। जैसे कि होता है ना कि कभी कभी हम पुराने सिस्टम पे इतना ज़्यादा काम कर रहे होते हैं तो हम यूज टू हो जाते हैं और हम कुछ न्यू चेंज नहीं करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो पुराने सिस्टम बहुत ओल्ड आउटडेटेड हो जाता है, कुछ उसमें न्यू नहीं हो पाता है, राइट। यही हुआ था प्लेस वैल्यू सिस्टम के लिए, जहाँ पे जो पोजीशन है डिजिट का वो डिटरमाइन करता है उसका वैल्यू। जैसे कि जो डिजिट का पोजीशन होता है ना, वो उसका वैल्यू रिप्रेजेंट करता था। जैसे 3 in 300, ठीक है, वर्सेस 330, राइट। जो मैथमेटिशियंस लाइक आर्यभट्ट, उन्होंने 499 CE में लिखा था, सेंचुरी में लिखा था। बट जो ओल्डेस्ट ऑफिशियल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है वो जो कि फाउंडर स्टोन और मेटल पे जो मिला है, जिसको हम एपिग्राफी बोलते हैं, यूजिंग दिस सिस्टम इन द मनकानी कॉपर प्लेट्स फ्रॉम गुजरात 595 to 596 CE, ठीक है। इन 596 से 5 इतना CE में मिला है। It took until the 9th century, like the famous Chaturbhuj Zero Temple inscription in Gwalior. Before this notation became the standard default practice across the entire Indian subcontinent. तो इसमें क्या था कि जो प्लेस वैल्यू सिस्टम है उसका सबसे पहले जो एपिग्राफिक जो यूज़ था वो गुजरात के मनकानी ताम्रपन्नों लाइक मनकानी प्लेट्स में मिलती है 595 से 596 ईस्वी में। जो 9th सेंचुरी तक पूरे इंडिया में, ठीक है, जो प्लेस वैल्यू का जो यूज़ है वो जनरल हो गया था 9th सेंचुरी तक। लाइक 7th सेंचुरी के स्टार्टिंग में क्या हुआ, जो दक्षिण पूर्व एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया के संस्कृत शिलालेखों में भी स्थानीय मान पाए गए थे। तो इसमें ये बोला था। अब क्या है, किताब और सरकारी दफ्तर का अंतर। आज 1 और 2 को देखो। एपिग्राफिक यूज ऑफ द प्लेस वाले सिस्टम इंडिया फाउंड इन मनकानी प्लेट्स गुजरात 595 to 596। 9th सेंचुरी प्लेस वाले बिकम द जनरल इंस्क्रिप्शंस ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। जैसे किताब और सरकारी दफ्तर में क्या होता है, जैसे कि एक बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने 2020 में कंप्यूटर में तेज़ चलने के लिए बेहतरीन नया कोड सिस्टम बना लिया था, अपनी किताब में छाप दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगले ही दिन देश के सारे सरकारी दफ्तर और बैंक अपनी पुरानी मशीन छोड़कर नया सिस्टम चालू कर देंगे। बदलाव में समय लगता है। पहले कोई एक दफ्तर इसे लागू करेगा और फिर सालों बाद यह हर जगह आम होगा। इतिहास में क्या हुआ, गणितज्ञ जैसे कि आर्यभट्ट ने 499 में कि इस स्थानीय मान प्रणाली प्लेस वैल्यू, जैसे 3 का मतलब 3 भी हो सकता है और 300 भी उसकी जगह के आधार पर है के बारे में लिख दिया था। लेकिन किसी सरकारी दस्तावेज या धातु के पत्थर पर इसका पहला असली सबूत हमें गुजरात के मनकानी ताम्रपन्नों में मिला था, ठीक है, लाइक 595-596 ईस्वी में खुदा हुआ मिला। इसके बाद धीरे धीरे फैलते 9वीं शताब्दी 9th सेंचुरी जैसे ग्वालियर का प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर जहाँ शून्य खुदा है तक आते आते यह पूरे भारत के हर शिलालेखों में एक स्टैंडर्ड तरीका बन गया, ठीक है। तो 7th सेंचुरी तक आते आते ये स्टैंडर्ड तरीका बन चुका था। नाउ आज भारत में कोई नई डिजिटल पेमेंट ऐप आती है जैसे UPI बहुत मशहूर हो जाती है,
भारत में व्यापारी और लोग व्यापार सिलसिले में अक्सर दुबई या सिंगापुर जाते आते रहते हैं, तो वो पड़ोसी देश के लोगों को भी यह तकनीक सिखा देंगे और वहाँ भी इसका इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। इतिहास में क्या हुआ? प्राचीन काल में भारत के व्यापारी और विद्वान समुद्री जहाज़ों के जरिए दक्षिण पूर्व एशिया जैसे कैम्बोडिया, सुमात्रा आदि खूब यात्रा करते थे। इसकी वजह से भारत का यह अनोखा गणितीय सिस्टम वहाँ इतना पसंद आया कि 7वीं शताब्दी के दक्षिण पूर्व एशिया के संस्कृत शिलालेखों में भी स्थानीय मान प्रणाली देखने को मिलने लगी। तो ये एक पॉजिटिव क्वेश्चन था और इसका आंसर भी पॉजिटिव है सारे। लाइक प्लेस वैल्यू हैव बीन फाउंड इन द संस्कृत इंस्क्रिप्शन इन द साउथ ईस्ट एशिया एज अर्ली एज 7th सेंचुरी। तो ये क्वेश्चन ना ऐसा है कि ये तीनों ही सही है, 1, 2 and 3 इज करेक्ट। 18th क्वेश्चन देख लेते हैं। Consider the following statement about the archaeological findings in Harappan towns। तो हिस्ट्री का क्वेश्चन तो आया ही हुआ है, बट हिस्ट्री का क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के पूछा है, राइट। Consider the following statement about the archaeological findings in Harappan towns। archaeological findings के बारे में बताना है। There is a wide occurrence of spindle walls in the houses but absence of spinning wheels। क्या था? हड़प्पन टाउन्स में बोला गया है कि स्पिंडल वॉल्स थे हाउसेस में, लेकिन स्पिनिंग व्हील्स नहीं थे। क्या ऐसा था? वेट्स एंड मेजरमेंट स्केल्स कंप्लीट विद ग्रेजुएशन हैव बीन डिस्कवर्ड। ये हो सकता है। देयर आर हाउसेस बिल्ट इन लार्ज पार्ट विद बेक्ड ब्रिक्स अराउंड रिलेटिवली स्पेशियस कोर्टयार्ड्स विद देयर ओन वेल्स, बाथिंग प्लेटफॉर्म्स एंड लार्ज रूम्स। ठीक है। स्टेटमेंट 1 सजेस्ट दैट स्पिनिंग वाज द लेबोरियस एक्टिविटी डन एट होम। स्पिनिंग वॉल्स थे बट स्पिनिंग व्हील्स नहीं थे। स्टेटमेंट 2 सजेस्ट करता है एक्सटेंट ऑफ द साइंटिफिक नॉलेज दैट द हड़प्पन पोजेस्ड। तो साइंटिफिक नॉलेज तो था। स्टेटमेंट 3 सजेस्ट करता है इमर्जेंस ऑफ अ कॉमन प्रॉपर्टी सिस्टम। तो 2 and 3 हो सकता है। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन आंसर होगा। इसका आंसर होगा 1 and 2। 1 and 2 विल बी द करेक्ट आंसर, 3 नहीं होगा। क्या था? प्रॉपर्टी सिस्टम के बारे में बोल रहा है क्या? हाउसेज आर बिल्ड इन लार्ज पार्ट विद बेक्ड ब्रिक्स अराउंड रिलेटिवली स्पेशियस कोर्टयार्ड्स, ओन वेल, बाथिंग प्लेटफॉर्म्स, लार्ज रूम्स। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या है, बिना मशीन की मेहनत। लाइक सोचिए आज के समय में आपको फटी जीन्स सीलना हो, लेकिन आपके पास सिलाई मशीन, स्पिनिंग व्हील ना हो, आपको सुई धागा लगा कर हाथ से एक एक टाँका लगाना पड़ता है। जाहिर है इस काम में बहुत ज़्यादा वक्त और शारीरिक मेहनत लगेगी। हड़प्पा के घरों में हाथ से घुमाने वाले छोटे उपकरण स्पिंडल वॉल्स तो मिले, लेकिन कोई मैकेनिकल चरखा नहीं था। इसका मतलब कटाई का काम पूरी तरह मैनुअल था, जिससे घर की महिलाएं या पुरुष बैठकर हाथों से करते थे। इसलिए यह एक मेहनत वाला लेबोरियस घरेलू काम था। तो देयर इज अ फर्स्ट जो सजेस्ट करता है स्पिनिंग वॉज अ लेबोरियस एक्टिविटी डन एट होम, क्योंकि इसमें स्पिनिंग व्हील्स नहीं थे, राइट। अगर आप किसी दुकान पर जाएं और वहाँ दुकानदार अंदाज से सामान तोड़ने के बजाय डिजिटल वेटिंग मशीन और सेंटीमीटर वाले सटीक स्केल का इस्तेमाल करें, तो आप समझ जाएंगे कि यह गणित और विज्ञान के नियमों को अच्छे से जानता है। हड़प्पा सभ्यता में मिले पक्की और सटीक निशान वाले वेट्स है और स्केल यह साबित करते हैं कि उनका वैज्ञानिक और गणितज्ञ ज्ञान बहुत अच्छा था, जिससे वे हज़ारों किलोमीटर दूर तक एक समान व्यापार चला पाते थे। तो जो सेकंड है वो भी सही होगा, राइट। सजेस्ट दैट एक्सटेंट ऑफ द साइंटिफिक नॉलेज बट दैट हड़प्पन पोजेस, सेकंड तो होगा, राइट। थर्ड, मान लीजिए आप एक बड़ी आधुनिक सोसाइटी में जाते हैं, वहाँ हर एक प्लेट घर के अंदर अपना खुद का पर्सनल बोर्डिंग हुआ है, पर्सनल बाथरूम और पर्सनल स्विमिंग पूल बना हुआ है, ठीक है। क्या आप उसे देखकर यह कहेंगे कि कम्युनिटी या सरकारी प्रॉपर्टी कॉमन प्रॉपर्टी है? इसका बोला था इमर्जेंस ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी सिस्टम, गलत। कॉमन प्रॉपर्टी तो नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। अपना है तो प्राइवेट प्रॉपर्टी होगा ना, और व्यक्तिगत अमीरी को दिखाता है। अगर पूरी सोसाइटी के लिए बाहर एक ही बड़ा साझा कुआं होता तो उसे साझा संपत्ति कहते। हड़प्पा के मकानों में उनके अपने निजी कुएं आंगन मिले हैं, जो ये दर्शाते हैं कि वहाँ पारिवारिक या निजी प्राइवेट ओनरशिप का सिस्टम मजबूत था, ना कि साझा कॉमन प्रॉपर्टी का सिस्टम नहीं, कम्युनिटी का नहीं, प्राइवेट था। ये क्वेश्चन, ये आंसर गलत हो जाएगा। आई थिंक अगर
किसी ने पढ़ा होगा सही से इस क्वेश्चन को कर सकता था। तो मैं अभी बहुत हालत मेरी ख़राब हुई है क्योंकि 18 क्वेश्चन करके ही मेरी हालत ख़राब हो गई है और मेरे को ज़ुकाम भी है, तो सॉरी मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकती। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। और चलो इस पूरे क्वेश्चन को 100 क्वेश्चन को मैं सॉल्व ज़रूर करूँगी यूपीएससी के। और 18 क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद मुझे समझ में आ गया है कि आपको अगर यूपीएससी ये पेपर अगर निकालना था, आप रट के नहीं जाओगे, आपको बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, बेस पूरी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हड़प्पन कल्चर के बारे में। लाइक ऐसा होना चाहिए कि आप वहाँ पे गए थे, आप वहाँ रहते थे। नहीं भी होना चाहिए तो ये सब बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं कि हड़प्पन, जैसे कि यहाँ पे स्पिनिंग व्हील, ये सब समझना पड़ेगा। ये सारे क्वेश्चन को, प्राइवेट प्रॉपर्टी, कॉमन प्रॉपर्टी, तो ये सब क्वेश्चन बन सकता था। अब जो बहुत हाईली इंटेलिजेंट लोग होंगे वो इस बार का प्रीलिम्स बहुत अच्छे से करेंगे। मुझे लग रहा है कि कट ऑफ नॉर्मल ही जाएगी 80 के अराउंड। या सो थैंक यू सो मच।